हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव वर्ल्ड। माई सेल्फ पूजा एंड फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जनवरी 2024। जनवरी मंथ में जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हुई हैं, कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है या कोई नई स्कीम को लॉन्च किया है या आरबीआई का नया सर्कुलर आया है, वो सारी बातों को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, तो सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। बीच बीच में मैंने कई सारे एमसीक्यू को भी रखा है जिससे आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? तो जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स बैंक एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मोर अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम करंट अफेयर्स विद पूजा मैम फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? इसके अलावा एक छोटी सी और अनाउंसमेंट है, वो मैं पहले बता देती हूँ, फिर लगातार हम अपने सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें आपको सारी पीडीएफ एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको डेली, वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, मंथली मैगजीन, डेली पीआईबी पीडीएफ, गवर्नमेंट स्कीम पीडीएफ, वो सारा डेटा आपको एक ही प्लेस पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लियर? तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, विजिट कीजिएगा ऑलिववुड की ऑफिशियल वेबसाइट विथ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ओके, सो आइए पहली न्यूज की तरफ हम बात करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज है, विच कंट्री हैज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग $2 बिलियन इन फूड पार्क इन इंडिया। तो इंडिया में फूड पार्क में इन्वेस्ट कौन सी कंट्री के द्वारा किया जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन का है? सो आंसर इज यूएई। यूएई और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे चल रहे हैं। हालांकि यूएई ने 2018 में अनाउंस किया था कि वो इंडिया में फूड पार्क में इन्वेस्ट करेगी। मकसद क्या है कि साउथ एशिया में जो फूड क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर सके फूड पार्क को तैयार करके, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी सेटअप किया जा सके। इसलिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई करेगा इंडिया में। और ये इन्वेस्टमेंट किस स्टेट से स्टार्ट होगा? आंसर है गुजरात। इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जाएगा गुजरात से। क्लियर है? अगर हम यूएई के बारे में बात करते हैं तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहन, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है अरेबिक। ये क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलते हैं? आपके जो स्टैटिक होता है वहां पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को बेसिकली मिलते हैं। अब हुआ क्या था, आप लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा विच इज I2U2। I2U2 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए आपको मिलेंगे। इन चारों ग्रुप्स की, इन चारों कंट्रीज की एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। और तब वहां पर यूएई ने इनिशिएट किया है और चैनलाइज किया है कि हम $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे फूड पार्क इन इंडिया में, और स्टार्ट किया जाएगा गुजरात से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एंड ग्रीन बॉन्ड। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि बॉन्ड क्या होते हैं। एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और एक इन्वेस्टमेंट टूल होता है बेसिकली। अब बात हो रही है ग्रीन बॉन्ड। जब कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई कंपनी ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, मतलब उसके जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी पैसा आएगा, उनको क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड ग्रीन एनवायरनमेंट या ग्रीन बिल्डिंग को क्रिएट करने के लिए खर्च किया जाएगा। सो यहाँ पर आरएसी लिमिटेड ने इशू किया है फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज एंड ग्रीन बॉन्ड, जिसकी कॉस्ट है जापानीज एंड 61.1 बिलियन, which is approximately 3500 करोड़ रुपीस। क्लियर? आरएसी लिमिटेड महारत्न कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ये 11th नंबर का इंस्ट्रूमेंट इन्होंने पेश किया है, लेकिन जापानीज एंड में ये फर्स्ट टाइम आरएसी लिमिटेड का आपको इन्वेस्टमेंट देखने को, मतलब ग्रीन बॉन्ड इशू करने को देखने को मिलेगा। ठीक है? इसकी मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग है, 5 ईयर, 5.25 ईयर एंड 10 ईयर्स, डिपेंड करता है बॉन्ड पे। डन? इट इज द लार्जेस्ट एवर यूरो एंड इंश्योरेंस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है? ग्रीन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले इस मैप को थोड़ा सा देखते हैं। ये पैसिफिक ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशियन में आपको कई सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुहाम यूएसए का आइलैंड है जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुई थी। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में गुहाम आइलैंड में रिसेंटली कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप पैसिफिक ओशियन में देखेंगे पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिलेगा।
पापुआ न्यू गिनी में यहाँ पर बेसिकली कई बार आपको साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं और कई बार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस्ट होता है, डिफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ रहा है, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए यूएनडीपी एंड यूरोपियन यूनियन दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी में। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन 4,20,000 US डॉलर इन्वेस्ट करेंगे टू सपोर्ट इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इन सारी चीजों को अप्रूव करने के लिए पापुआ न्यू गिनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है, जिससे कम्युनिटी को फायदा हो सके। अब यूएनडीपी क्या होता है, तो देखिए आपका सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में एक टॉपिक मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का 2023 का पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको 3 क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिल जाएंगे। हर साल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, तो इसके बारे में आप सारी बातें पढ़ लीजिए। जैसे कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि कंट्रीज को हेल्प करता है एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इस बॉडी का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो फोकस एरिया है, वो फोकस एरिया क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, पीस बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंस इनका मकसद है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में मिल जाएगा। यूएनडीपी हर साल कई सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इन जनवरी 2024 which of the following payment bank has applied to Reserve Bank of India for small finance bank license? चलो जल्दी से डेली करंट अफेयर्स वालों आंसर करो कि कौन सा वो बैंक है जिसने आरबीआई के पास एक एप्लीकेशन दिया है कि हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दो, अभी हम पेमेंट बैंक हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिनो पेमेंट बैंक ने एप्लीकेशन दी है आरबीआई को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अबाउट द फिनो पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ फिनो पेटेक। फिनो पेटेक की एक सब्सिडी है फिनो पेमेंट बैंक, जिसमें आपको बीपीसीएल, आईसीआईसीआई ग्रुप, इंटेल, एलआईसी और कई सारे इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने आरबीआई को एप्लीकेशन दी है, अप्लाई किया है कि हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या किसी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है? आंसर है यस। आंसर है यस। अगर कोई पेमेंट बैंक 5 ईयर से ऑपरेशन में है, 5 सालों से ऑपरेशन में है और इनकी नेट वर्थ 200 करोड़ रुपीज है और गाइडलाइंस जो मैंडेट करते हैं आरबीआई उसको फॉलो करता है, तो बिल्कुल ये एप्लीकेशन दे सकते हैं आरबीआई को अपग्रेड करने के लिए। फिनो पेमेंट बैंक का ऑपरेशन शुरू हुआ था 2017 में, मतलब 5 इयर्स इनको ऑपरेशन में कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में एक छोटा सा अंतर होता है कि पेमेंट बैंक टाइम डिपॉजिट सर्विस जैसे कि एफडी और आरडी की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी और आरडी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को रजिस्टर किया गया है अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। 2013 में कंपनी एक्ट में इसे रजिस्टर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये गवर्न किसके द्वारा होते? तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई एक्ट ऑफ इंडिया 1934 के द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट एसएफबी, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं और इनके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि मिनिमम नेट वर्थ 100 करोड़ एंड मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप 74% होना चाहिए। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडीआई 74% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। आंसर करने की कोशिश कीजिए, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ही। हैदराबाद डी लैब at Indian School of Business has launched Build for Billion in the partnership with RBI
मतलब रिजर्व बैंक, इनोवेशन हब एंड विच बैंक। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्कूल जो हैदराबाद का एक स्टार्टअप कंपनी है डी लैब्स, और इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में बिल्ड फॉर बिलियन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक, इनोवेशन हब, और किस बैंक की मदद से? तो आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। ओके, आइए, क्या है ये? हैदराबाद बेस्ड डीए लैब एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में लॉन्च किया है बिल्ड फॉर बिलियन, अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, थीम अराउंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इनफॉर्मल इकोनॉमी इन द पार्टनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली फाइनेंशियल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको एक्सेलरेट करना, उनकी ग्रोथ कराना, एंड हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी फाइनेंशियली मदद करना। टारगेट कौन सा एरिया है? गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्टर, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे टारगेटेड एरिया होंगे जिनके लिए बिल्ड फॉर बिलियन एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। क्लियर है? चैलेंज क्या है इनका? तो अगेन जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनकी जो इनिशियल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना इसका मकसद है। थीम क्या है बिल्ड फॉर बिलियन एक्सेलरेटर की? तो थीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इनफॉर्मल इकोनॉमी, इसकी थीम है, जिसमें 50 डेज इक्विटी फ्री प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है, बैंक एंड इन्वेस्टर को पिच करने की अपॉर्चुनिटी है, जिससे बैंक एंड इन्वेस्टर फिर आपको सपोर्ट करेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन में बनेगा, या तो फिर RBIH का फुल फॉर्म पूछेगा एब्रीविएशन एग्जाम में। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे RBI का 2023 का, तो आपको एब्रीविएशन एग्जाम में मिलेंगे। बैंकिंग में भी एब्रीविएशन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या है ये। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक होली ओन सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को एक्सेलरेट करने का काम करती है। क्लियर है? CEO कौन है इसके? राजेश बंसल आपको देखने को मिलेंगे। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नीतेश रंजन। इसके अलावा रिसेंटली कुछ और फैसिलिटी या कुछ और स्कीम्स को लॉन्च किया गया है इन डिफरेंट बाय द डिफरेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि SBI ने ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट को लॉन्च किया है। ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट जो कि 111 डेज, 177 डेज एंड 222 डेज के लिए है। ठीक है, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल एंड NRI कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च की है? SBI ने की है। नेक्स्ट है, इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, उनके लिए इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपी क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक टू लॉन्च डेटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से डेटा एनालिटिक्स सेंटर कैनरा बैंक सेटअप कर रहा है बेंगलुरु में। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुपर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम, क्योंकि जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया शॉर्ट न्यूज में। विच बैंक हैज लॉन्च द सम्मान रुपी क्रेडिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विद NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, which is incorporate in 2008. So answer is IndusInd Bank, okay, for the government employee. According to the latest World Bank report, what is the India's GDP growth for FY25? World Bank के accordingly भारत की GDP growth FY25 में कितनी रहने वाली है? So according to the World Bank report, भारत की GDP रहेगी FY25 में 6.4%. ठीक है, 6.4% रहेगी भारत की GDP। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, तो इंडिया की इकोनॉमी हो गई 6.4%, वर्ल्ड इकोनॉमी भी इन्होंने फोरकास्ट की है 2.4% दिस ईयर, 2.4% दिस ईयर। ओके, चलिए, ये यहाँ पे कुछ और डेटा है अबाउट द इंडियन रेटिंग, गोल्डमैन शेयर्स एंड फिच रेटिंग की जो GDP फोरकास्टिंग है, वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन PDF में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन बैंक ऑन RXIL ITFS प्लेटफॉर्म। इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के बारे में बताया था, याद आया? कहाँ पर है हमारे देश का? तो गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी में आपको हमारी कंट्री का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, एक पूरा प्रेमाइसिस है जो कि जहाँ पे कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जिससे दूसरी कंपनीज आके यहाँ पर अपने ऑफिसेस बना सकें और इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और ईज ऑफ बिजनेस आसान हो जाए। क्लियर? या फिर कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी है और वो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है, मान लेते हैं यूएसए में। वैसे यूएसए की कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या कुछ बैंकिंग से रिलेटेड पॉलिसीज को लेना चाहता है, तो उस केस में एक एजेंट की रिक्वायरमेंट जनरली होती है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो ऐसे केस में भी ये जो आपकी गिफ्ट सिटी है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पर ये सारी बातें लिखी है कि फर्स्ट IFSC इन इंडिया हैज बीन सेटअप एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटीज टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विथ हेडक्वार्टर इन गांधीनगर गुजरात। तो ये क्या काम कर रहे हैं आपको समझ में आ गया ना, कि गिफ्ट सिटी में आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मिलेगा और इस सर्विस सेंटर बेसिकली एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करता है, जिससे जो कॉर्पोरेट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट को हमारी कंट्री के ईजिली समझ पाएं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो। और इस एरिया में जो बिल्डिंग या ऑफिस होते हैं उनको कई एडवांटेजेस भी दिए जाते हैं ईज ऑफ बिजनेस को आसान करने के लिए, उनके लिए पॉलिसी थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर न्यूज ये है कि फर्स्ट इंडियन बैंक ऑन RXIL ITFS प्लेटफॉर्म। तो यस बैंक पहला ऐसा इंडियन बैंक बन गया है जो एग्जीक्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL ग्लोबल IFS लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म। अब ये क्या कहानी हो गई, बड़ा टफ सा हो गया ना। आइए इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द RXIL, फिर आप इस न्यूज को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं समझती हूँ बैंकिंग टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द RXIL? RXIL एक रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जिसे 2016 में बनाया गया था। ये एक जॉइंट वेंचर है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिडबी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इट ऑपरेट ट्रेड्स। इस RXIL के अंदर एक एप्लीकेशन काम करती है विच इज ट्रेड्स। ठीक है, अब ये क्या है ट्रेड्स, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो ट्रेड्स को समझने के लिए आप यहां पर इस डायग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द ट्रेड्स। तो ट्रेड्स को समझिए, देखिए। ओके, मान लेते हैं ये मेरी कंपनी है और मैं जस्ट MSME या स्टार्टअप हूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन MSME एंड स्टार्टअप्स के लिए है। ओके, और मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैं कार बनाती हूँ। कार को बनाने के लिए उसमें स्पेयर पार्ट चाहिए या बैटरी चाहिए। तो बैटरी तो मैं नहीं बनाती, बैटरी को मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ। यूएसए का एक वेंडर है जो कि मुझे बैटरी प्रोवाइड करता है, मैंने इसको ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 बैटरी चाहिए। तो इन्होंने एक इनवॉइस जनरेट किया कि ठीक है, हम आपको 1000 बैटरी देंगे और उसकी कॉस्ट है, मान लेते 1000 बैटरी की कॉस्ट है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज का इनवॉइस जनरेट किया MSME को। MSME ने इस इनवॉइस को देखा, यार 1000 रुपीज तो मेरे पास है नहीं, मैं तो स्टार्टअप हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बैटरी चाहिए अपने MSME को एक्सेलरेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो उस केस में MSME क्या करेगा, इस इनवॉइस को एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्रेड्स में अपलोड कर देगा। ठीक है, इस इनवॉइस को अपलोड कर दिया ट्रेड्स में। ट्रेड्स में आपको कई सारी फाइनेंशियल एंटिटीज मतलब कई सारे बैंक जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सारे बैंक मिलेंगे। ठीक है, ये सारे बैंक्स क्या करेंगे, यही इनवॉइस यूएसए वाला इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है तो यूएसए वालों ने भी इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब ये बैंक क्या करेंगे, जैसे कि 2 बैंक ले लिए, एक SBI ले लिया मैंने और एक आपका यूनियन बैंक ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इनवॉइस जनरेट करेंगे कि हम आपको मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे हम आपको पैसा दे देते हैं। मान लेते 1000 रुपीज का इनवॉइस मिला और SBI कह रहा है मैं इस पर 10% डिस्काउंट लेके आपको रिमेनिंग अमाउंट दे देता हूँ। यूनियन बैंक कहता है कि मैं 1000 रुपीज पे 5% डिस्काउंट दे देता हूँ आपको, बाकी पैसा आप ले लो। तो इन दोनों इनवॉइस में से यूएसए को जो सही लगेगा वो इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा और बाकी पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसने
एसबीआई का प्रपोजल ले लिया और एसबीआई ने 900 रुपीज यूएसए को दे दिए। तो यूएसए क्या करेगा, ये जो बैटरीज थी ये एमएसएमई को दे देगा। अब एमएसएमई क्या करेगा, एमएसएमई 1000 रुपीज जब इनके पास पैसे हो जाएंगे वो एसबीआई को रिटर्न करेगा। तो इसमें फायदा सबका है, इनको पेमेंट ऑन टाइम रिसीव हो गई, एमएसएमई के पास पैसे नहीं थे, इनको बैटरी पार्ट्स मिल गए, बैटरी स्पेयर पार्ट्स रिसीव हो गए, बाद में एमएसएमई एसबीआई को पैसा दे देगा। एसबीआई को क्या फायदा हुआ कि उसको 10% का फायदा हुआ, क्योंकि 1000 रुपए का इनवॉइस आया था, 900 रुपए इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। ये इस तरीके से ट्रेड प्लेटफॉर्म वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? RXIL में ही आपको ट्रेड प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जिसमें कई सारी आपकी फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं। ये तो इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात हो गई। अब हमें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए यश बैंक आया है। समझ में आया? यश बैंक एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन को होल्ड करेगा और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। द प्लेटफॉर्म रजिस्टर अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। यश बैंक कमिटमेंट टू डिजिटलाइज एंड क्रॉस बॉर्डर बिजनेस। तो ये सारा काम यश बैंक करेगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। Which company has signed pact to buy Capital Food Organic India? तो कौन सी कंपनी कैपिटल फूड ऑर्गेनिक इंडिया को बाय कर रही? 100% स्टैक, फुली स्टैक, पूरी कंपनी खरीद ली। तो कौन खरीद सकता है भाई? टाटा खरीद रहा है। ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। टाटा कंज्यूमर ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है टू बाय कैपिटल फूड ऑर्गेनिक इंडिया। कैपिटल फूड्स जो है वो ओनर ऑफ चिंग्स सीक्रेट एंड स्मिथ एंड जॉन्स। आप लोग ने इसके नूडल्स वूडल्स बड़े खाए होंगे, ठीक है? तो ये इसी की ओन कंपनी है, मतलब ये कैपिटल फूड इसका ही एक प्रोडक्ट है। तो टाटा कंज्यूमर इसे एक्वायर कर रहा है 100%। और डील कितने की हुई है? 5100 करोड़ रुपीस की डील हुई है। 75% अभी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, रिमेनिंग 25 जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर में इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, RBI announced revised eligibility norms for urban cooperative bank inclusion in the second schedule of the RBI Act। अब ये क्या कहानी है समझते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल भाषा में, इतनी बैंकिंग भाषा, आपको एग्जाम देना है, आप एग्जाम में निकल जाओगे छोटे मोटे टर्म्स को याद रख के, ठीक है? लेकिन बहुत से स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, तो इतने भारी भरकम शब्द एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उनको लग रहे होंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ इनको सिंप्लीफाई करने की, ठीक है? क्योंकि मेरा काम है वो डिकोडिंग करना। सो देखिएगा, यहाँ पर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको गवर्नमेंट मतलब आरबीआई चाहती है कि उन्हें सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में लाया जाए, और जिसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं। ऐसे किसी भी बैंक को शेड्यूल बैंक नहीं बना दिया जाता, ठीक है? तो यहाँ पर एम टू ब्रिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर एन अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहली बार इन्होंने फ्रेमवर्क लेकर आया था 19 जुलाई 2022 को, अब वापस से फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है, ठीक है? अब ये क्या होता है शेड्यूल आरबीआई का, सेकेंड शेड्यूल क्या है आरबीआई एक्ट का, वो पहले समझते हैं, फिर हम क्राइटेरिया को समझेंगे। तो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसमें आपको 4 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बैंक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ को रिपील कर दिया गया है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। सेकेंड शेड्यूल बैंक में सेकेंड शेड्यूल में वो बैंक्स होते हैं जो शेड्यूल बैंक है, ठीक है? मतलब इसमें आपको जो लिस्ट मिलेगी वो शेड्यूल बैंक की लिस्ट मिलेगी। तो अगर आप किसी बैंक को सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट के डाल रहे हो, मतलब आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, शेड्यूल बैंक बना रहे हो, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? वो बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में रजिस्टर होते हैं, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन शेड्यूल बैंक को लोन प्रोवाइड भी करता है मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे, और कई सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं, क्योंकि जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं उनको इजीली आरबीआई लोन प्रोवाइड नहीं करता। तो कुछ फायदे आपको मिलते हैं अगर आप शेड्यूल बैंक की लिस्ट में अपडेट हो जाते हो। क्लियर? अब यहाँ पर जो कोई भी बैंक होता है तो बैंक के पास एक चैलेंज होता है कि आपको आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मेंटेन करना है, क्योंकि जिससे लॉसेस ना हो, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से जानते हैं। तो टीयर 1 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, टीयर 1 की बात हो रही है, टीयर 1 को मेंटेन करना रहता है मिनिमम 9%,
जबकि टीयर 2 से टीयर 4 तक के जो बैंक्स होते हैं उनको 12% तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक को शेड्यूल बैंक में शामिल होना है तो इनके क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज किया है। अभी आपने देख लिया कि टीयर 1 के लिए 9% आपको रेशियो मेंटेन करना है और टीयर 2 और 4 के लिए आपको 12% इसे मेंटेन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर अब चेंज किया है, यहाँ पर आरबीआई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहा है कि जो कैपिटल टू रिस्क वेट असेट रेशियो है उसको आपको एटलीस्ट 3% हायर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट करना है। मतलब अगर 9% है तो 9 + 3 मतलब आपको 12 करना है, 12 है तो 12 + 3 मतलब आपको 15 उसे मेंटेन करना है। ये कुछ नॉर्म्स है अगर आप अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में शेड्यूल बैंक में सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व है सबमिटिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ द सुपरविजन और ये 17 जनवरी 2024 से इफेक्ट में है एज पर द सर्कुलर। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये मैं पहले समझा चुकी हूं इसलिए मैंने स्किप किया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज सिक्योर अ मेगा कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹10,000 crore फ्रॉम एन अथोराइज्ड जापानीज एजेंसी टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में एक मेट्रो प्रोजेक्ट है, मुंबई अहमदाबाद हाई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक्चुअली है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट दिया गया था जापानीज एक एजेंसी को। अब इस पूरे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? 10,000 करोड़ रुपीज में। सो आंसर हो जाएगा हमारी कंपनी L&T, ऑप्शन बी। ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि L&T को मिला है। L&T यहाँ पे क्या करेगी? इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम करेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद हमारी ट्रेन 320 km/h की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च द प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद इजी डिनर। तो इजी डिनर के साथ प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड किसने इशू किया है? सो आंसर इज इंडसइंड बैंक ने किया है। ठीक है। इसमें बेसिकली अगर आप इजी डाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो 500 रुपीज तक का आपको डिस्काउंट मिलता है आपके डाइनिंग में। इंडसइंड बैंक 1994 में बना था। एसपी हिंदुजा इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया बहुत सारे बैंक्स का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ सुमंत कथपालिया है। टैगलाइन है वी मेक यूर फील रिचर। ओके। नेक्स्ट है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब ये क्या कहानी होती है? तो गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसे किससे मांगेगा? ये कहोगे आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। उसके अलावा या तो वो लोन या ग्रांट ले लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि सरकार के जो असेट्स हैं, गवर्नमेंट जो असेट्स हैं, उनको या तो फिर लीज में देना या उस पर इक्विटी बेच देना। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट के 100% स्टैक है और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो उसने 10% अपने शेयर मार्केट में प्राइवेट प्लेयर को बेच दिए, जिससे क्या कर लिया? पैसा कलेक्ट कर लिया और दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक टूल होता है गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। तो उसी पे काम करता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो ये गवर्नमेंट का एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें रोड, रेलवे स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन, एयरपोर्ट, जो गवर्नमेंट के वेयर हाउस है, वो सारे असेट जो गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट इनको लीज पे प्रोवाइड करती है किसी प्राइवेट प्लेयर को, जिससे वो पैसा कलेक्ट कर सके और दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना टारगेट बताया है। हालांकि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को 2021 में नीति आयोग ने तैयार किया था, डेवलप बाय द नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता है 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह बना था और नीति आयोग गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर हम कितना डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बेसिकली। तो सेंट्रल हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन असेट रिसाइकलिंग ड्राइव अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एमिंग टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर फ्यू इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1.5 ट्रिलियन इन द फिस्कल ईयर 24-25 में रिसाइकलिंग ड्राइव के जरिए पैसे को कलेक्ट करेंगे। तो इनका जो अपकमिंग मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट है वो $1.5 ट्रिलियन का होने वाला है।
ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे 21-22 में, क्योंकि 21 को तो ये पाइपलाइन आई थी, तो 21-22 में 0.97 ट्रिलियन इकट्ठा किया था। 22-23 में इन्होंने 1.32 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट किए थे। क्लियर है? तो नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में या पाइपलाइन के बारे में बात करें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने असेट को, अपने जो कोर असेट है, जैसे कि कोर असेट का क्या मतलब है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, वेयर हाउस, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम, इन सबको लीज पे देती है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल है कि वो 6 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी फॉर द 4 पीरियड 22 से लेकर 25 तक। 2022 से 2025 तक का गवर्नमेंट का प्लान है कि 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। करेंटली अभी केवल जो गवर्नमेंट के कोर असेट है उनको ही लीज पे दिया जाता है, लेकिन अब गवर्नमेंट का प्लान है कि जो नॉन कोर असेट्स है, जैसे कि लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को भी हम स्ट्रीमलाइन करें और इनको भी हम डिसइन्वेस्टमेंट या लीज पर लेकर आए, जिससे हम और पैसे को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 कंपनीज गेट सेबी नोट टू लॉन्च आईपीओ। सो व्हाट इज द आईपीओ? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी ग्रोथ करना चाहती है तो वो मार्केट में फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को लेकर आती है, उसे ही हम आईपीओ कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 4 कंपनीज को सेबी ने अप्रूवल दिया है अपने आईपीओ को इशू करने के लिए। कौन कौन से हैं? इंटरो हेल्थ केयर सोल्यूशन, JNK इंडिया, एक्सिकॉम टेलीसिस्टम एंड अकामे फिनट्रेड। ये 4 कंपनीज को अप्रूवल मिला है सेबी के द्वारा कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ को लॉन्च कर सकते हो शेयर मार्केट में और फंड को रेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो स्टर्लियन इंडियन फ्लोरोकेमिकल कंपनी है, इसको मना कर दिया है, इनको अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, आइए कुछ शॉर्ट न्यूज भी देखेंगे, जैसे कि REC महारत्न पावर कंपनी के बारे में तो अभी हमने डिस्कशन किया। ये कंपनी 1.2 ट्रिलियन रुपीस को इन्वेस्ट करेगी। किसके लिए? जो प्राइम मिनिस्टर की सूर्योदय योजना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें हम 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए पैसा तो लगेगा, वो पैसा कौन देगी? 1.2 ट्रिलियन रुपीस देगी REC लिमिटेड। ठीक है, HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये फर्स्ट बैंक बन गया है हमारी कंट्री का जिसने एक माइलस्टोन अचीव किया है और 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को इशू किया है। उसके बाद SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे RBI ने अप्रूवल दे दिया है LIC को कि LIC 9.99% स्टेक एक्वायर कर सकती है इन HDFC बैंक। ओके, नेक्स्ट है फूड डिलीवरी मेजर जोमेटो को बेसिकली RBI ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिया है, तो अब जोमेटो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करेगा। डन। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं। आराम से देखिएगा, ब्रेक ले लेके, जरूरी नहीं एक बार में पूरा सेशन देखो, जितना समझ आ रहा है एक बार में देखो, फिर दूसरी बार में देखो, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, लोड लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है IOB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक पोर्टेबिलिटी सेविंग स्कीम लॉन्च की है। मतलब कई बार कस्टमर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर होना पड़ता है, चाहे वो स्टडी हो, जॉब हो या अदर रीजंस हो। तो आप जब दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां पे ट्रांजेक्शन करने के लिए आप वहां पे अगर आपका एक स्टेट में IOB का अकाउंट है तो आपको दूसरे स्टेट में भी अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ती है फॉर ट्रांजेक्शन्स, तो काफी लंबी प्रोसेस लग जाती है, समय लग जाता है। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन स्कीम शुरू की है, पोर्टेबिलिटी स्कीम। सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाके हमें ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट सेक्शन को एक्सेस करना है, OTP एंड पासवर्ड होगा, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए और आप इजिली जिस भी लोकेशन में, जिस ब्रांच में अपने अकाउंट को ट्रांसफर कराना चाहते हो तो करा सकते हो। तो ये जो कई हफ्तों की प्रोसेस है, कई वीक की जो प्रोसेस है, वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी और बार बार आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनिशिएटिव है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का। अजय कुमार श्रीवास्तव मैनेजिंग डायरेक्टर इन द CEO है इंडियन ओवरसीज बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक का फॉर्मेशन 1937 में हुआ था एंड चेन्नई इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द इंडियन ओवरसीज बैंक। टैगलाइन, गुड पीपल टू ग्रो विद। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करेंगे। PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिक्योर RBI अप्रूवल
फॉर IFSC फाइनेंस कंपनी इन गिफ्ट सिटी। सो गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात गांधीनगर में है। तो गिफ्ट सिटी में अपना एक फाइनेंस कंपनी, एक ऑफिस ओपन करने की परमिशन PFC को RBI ने दी है। ठीक है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप होली ओन फाइनेंस कंपनी इन द गिफ्ट सिटी इन गुजरात। PFC बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। जब ये गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस खोलेगी तो इससे क्या होगा? पावर सेक्टर में और ग्रोथ होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्हांस होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28th RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे, जो दिसंबर 2023 में रिलीज की गई थी। बेसिकली ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब एवरी 6 मंथ में इसको रिलीज किया जाता है। ये रिपोर्ट एड्रेस करती है फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज को और बताती है कि हमारे बैंक्स की कंडीशन क्या है, बैंक की हालत क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सिंस 2010 पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट को एक सब कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है और इस सब कमेटी तैयार की जाती है बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब निर्मला सीतारमन है। अब इस रिपोर्ट की कुछ की हाईलाइट है। सबसे पहले बात की गई है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, या फिर जिसे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, वो सितंबर 2023 में 16.8% है। मतलब हमारे बैंकों की हालत सही है, हमारे बैंकों की हालत सही है। जितना ज्यादा कैपिटल आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, बैंक का हालत उतना अच्छा है, इस बात को इंडिकेट करता है। बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? एलिजिबल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेज असेट, मतलब टोटल बैंक की जो कैपिटल है वो और कितना असेट है जो रिस्क में है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उसको 100 रुपीज दिए, तो मुझे इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे, मतलब वो मेरे लिए एक रिस्की असेट है। वैसे ही जब बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो वो भी उनके लिए रिस्की होता है कि पता नहीं सामने वाला लोन रिटर्न करेगा या नहीं। तो बैंक के लिए ऐसे एसेट क्या कहलाते हैं? रिस्की एसेट कहलाते हैं। तो एलिजिबल कैपिटल और रिस्क वेटेज एसेट का रेशियो ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। ये जितना ज्यादा हाई होता है इसका मतलब बैंक की हालत उतनी अच्छी है। ठीक है, अब इन्होंने सितंबर 24 के लिए भी फॉरकास्टिंग की है। इन्होंने कहा है कि सितंबर 24 में हमारा जो CRAR है वो 14.8% रहेगा अगर बेसलाइन पे हैं, अगर 13.5% रहेगा अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया इकोनॉमी में, एंड 12.2% रह सकता है अगर सीवियर स्ट्रेस देखा गया। इसके अलावा देखेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो 3.2% है, जबकि नेट नॉट परफॉर्मिंग असेट रेशियो 0.8% है। NPA क्या होता है? NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट है। असेट मतलब बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया है, अगर बैंक उनकी रिकवरी 90 डेज में नहीं है, उनका कोई भी रिटर्न 90 डेज में नहीं है, तो बैंक के लिए वो लोन या वो असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट होते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट आप दो कैटेगरी में देखेंगे, एक है ग्रॉस NPA और एक नेट NPA। तो ग्रॉस NPA शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए कहा है 3.2% रहा है एंड नेट NPA 0.8% रहा है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC की बात करें तो इसमें जो CRAR है वो 27.6% है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा ग्रॉस NPA 4.6 और रिटर्न ऑन असेट 2.9% रहा है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी के द्वारा हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी बताई गई है कि 2028 में हम इंडिया को कहाँ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडिया विल बी बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द 2028, जबकि मुकेश अंबानी जी का कहना है कि 2047 तक हमारी कंट्री की इकोनॉमी $35 बिलियन की हो जाएगी। अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब FDI के बारे में, तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि हमारी कंट्री में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के समय काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है और टोटल FDI 2000 से 23 के बीच में हमें रिसीव हुआ है $919 बिलियन। इतना इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आया है और सबसे ज्यादा जो रेट देखा गया है वो गुजरात में है। गुजरात सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है वो गुजरात में आया है। ये बात भी यहाँ पर कही गई है। क्लियर है? डन। और गुजरात का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8.5% है हमारे GDP में, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज का क्या एनुअल ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, इस चार्ट में दिखाया है। ठीक है,
इसके अलावा एक यूएन की रिपोर्ट भी आई है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का नाम याद रखना है आपको, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ या ग्रोथ रेट को फॉरकास्ट किया है और इन्होंने कहा है कि 2024 में भारत की जीडीपी 6.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, जबकि 25 में हम ग्रोथ करेंगे 6.6% से। ठीक है, तो आपको 2024 का याद रखना है कि 6.2% से हम ग्रोथ कर रहे हैं, 25 में हम 6.6% से ग्रोथ करेंगे। ये तो हो गई हमारी बातें। अब पूरा वर्ल्ड कैसे ग्रोथ करेगा, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे इन्होंने कहा है कि 2023 में वर्ल्ड ग्रोथ कर रहा है 2.7% से और 2024 में वर्ल्ड ग्रोथ करेगा 2.4% से। तो 2024 का तो याद है, 24 में 2.4% से अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट। क्लियर? चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू एग्जीक्यूट एंड एक्सपोर्ट finance transaction on the international trade financing service platform of RXIL Global IFSC Limited? तो वो कौन सा पहला बैंक बन गया है? आंसर हो जाएगा यश बैंक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, which bank company will lend up to 1.2 trillion rupees for installation of rooftop solar panel under the प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? So प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1.2 ट्रिलियन रुपीस कौन इन्वेस्ट करेगा? So आंसर इज REC लिमिटेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं। आरबीआई सिग्निफिकेंटली रेज बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द लार्ज यूसीबी टू 1 करोड़ एंड अबव। अब ये क्या कहानी है? यूसीबी तो आपको समझ में आता होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट लिमिट को इंक्रीज कर दिया है यूसीबी में। पहले ये लिमिट 15 लाख रुपीज थी, इसको इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया है। ठीक है, फॉर द टियर 3 एंड टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब एक टियर 3 टियर 4 क्या होता है? तो यहाँ पर 4 प्रकार से हमने अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को डिफरेंशिएट किया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। डिपेंड करता है उनमें इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, वो डिपॉजिट की रेंज उनमें कितनी है। तो जो टियर 3 कैटेगरी है उसमें डिपॉजिट रेंज है 1000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपीज। टियर 4 की कैटेगरी में वो बैंक्स आते हैं जिनमें डिपॉजिट 10,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पे टियर 3 एंड टियर 4 के लिए जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है वो 15 लाख रुपए थी मिनिमम, मतलब आप 15 लाख रुपए तक का बल्क डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ समय पहले बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इंक्रीज किया गया था, इस 2 करोड़ एंड अबव। और आरआरबी के लिए लिमिट भी 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई थी। बात समझ में आ रही है? ठीक, बात करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक साइन एमओयू विद हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक एमओयू साइन किया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो हमारी सोसाइटी में, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूट करे। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन रिसोर्स, वर्क प्लेस, कम्युनिटी, इन सब में इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के सीईओ हैं मिस्टर अरुण मिश्रा। इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है और कहा है कि हम कवर करते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन जो हैं, फार्मर्स एंड यूथ, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 3.5 लाख प्लस बेनिफिशरीज को। ठीक है, दिस विल इंश्योर इजी एक्सेस टू ओपनिंग बैंक अकाउंट, पेंशन प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान एटसेट्रा। ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका फॉर्मेशन 2018 में किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है जिसमें 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर पोस्ट पेमेंट बैंक रन होता है। इसका मकसद यही था कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल आपके प्लान लॉन्च करना फॉर द कॉमन पर्सन। इनिशियली फर्स्ट फेज में इसकी ब्रांच को झारखंड, रांची एंड छत्तीसगढ़, रायपुर में ओपन किया गया था। डॉक्टर नचिकेत मौर्य की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमारी कंट्री में पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। तो कमिटीज भी एग्जाम में बन जाती हैं। हिंदुस्तान जिंक एक भारत का कह सकते हैं एक जिंक, सिल्वर, लेड एंड कैडमियम प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है। इसका फॉर्मेशन 1966 में होता है। ठीक है, हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में आपको मिल जाएगा।
ओके, नेक्स्ट है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट लेंडर इन द कंट्री टू अचीव माइलस्टोन ऑफ 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड इन फोर्स। तो अभी हमने देखा था कौन सा वो बैंक बन गया है, आंसर है HDFC बैंक, वो बैंक है जिसने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को इशू किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है The Reserve Bank of India has approved the Life Insurance Corporation of India LIC application to acquire up to 9.99% aggregate holding of paid up share capital in which bank? So RBI ने LIC को अप्रूवल दिया है कि वो HDFC बैंक में 9.99% तक स्टैक को बाय कर सकती है, अप टू। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ इंडिया जीडीपी रिपोर्ट फॉर 23-24। हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि NSO डिपार्टमेंट, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की जाने वाली एक रिपोर्ट है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट। जनवरी में आती है, इसका सेकंड एस्टिमेशन भी आएगा 29 फरवरी को, 29 ऑफ फेब 2024 को सेकंड एस्टिमेशन आएगा। ठीक है, बेसिकली अपना एस्टिमेशन देते हैं जो हमारा करंट प्राइस है, करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी क्या है, और हमारा जो कांस्टेंट मतलब हमारा जो बेस ईयर है 2011-12 के अकॉर्डिंग भारत का क्या ग्रोथ रेट है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। आप इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ में दिख रहा है कि 2022-23 में भारत की जीडीपी 7.2% थी, वही 23-24 में भारत की जीडीपी 7.3% हो गई। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। द ग्रोथ इन रियल जीडीपी ड्यूरिंग 23-24 इज एस्टिमेट 7.3% एज कंपेयर टू द 7.2% इन 22-23। ये पहला एडवांस एस्टिमेट है जिसको 2016-17 में रिलीज किया गया था, और ये आपका बजट एक्सरसाइज के एक दिन पहले इस तरीके का एस्टिमेशन आता है जिससे बजट को तैयार करने में की फाइंडिंग को यहाँ से पिक किया जा सके। ठीक है, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन होगा वो आपको 29 ऑफ फेब को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें और क्या बात कही गई है, तो यहाँ पर बेस ईयर है 2011-12। 11-12 के अकॉर्डिंगली मतलब कांस्टेंट प्राइस पे इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की गई है टू राइज ऑलमोस्ट 172 लाख करोड़। भारत की जीडीपी आपके करेंट प्राइस पे 171, यहाँ पे देख सकते हैं ये 172 लाख करोड़ यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है। क्लियर रहती चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी करेंट प्राइस, मतलब 23-24 में करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली भारत में एस्टिमेट किया गया है 296.58 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो करंट प्राइस भी देख लिया हमने और कांस्टेंट प्राइस पे भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है कि स्लाइटली डिक्रीज होगा फ्रॉम 7% टू 6.9%, ग्रॉस वैल्यू एडेड कम होगा। इसके अलावा फिजिकल डिफिसिट भी एस्टिमेट किया गया है कि 6% रहेगा। ठीक है, 6% हमारा फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा रहेगा। अगर हम फार्म सेक्टर में बात करते हैं तो फार्म सेक्टर में हमारा जीवीए ग्रोथ एस्टिमेट टू डिक्लाइन फ्रॉम 4% टू 1.8% जीवीए ग्रोथ देखने को मिलेगा। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में प्रोजेक्ट किया गया है मॉडरेट टू 6.3 फ्रॉम द 14% इन 22-23। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जीवीए देखते हैं तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा टू 6.5% एंड माइनिंग सेक्टर में जीवीए होगा 8.1%। तो ये तो हमें समझ में आया कि माइनिंग सेक्टर में कुछ जीवीए है 8.1% रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में 6.5%, होटल ट्रेड में हमने देखा, फार्म सेक्टर में देखा। तो आखिरकार ये जीवीए होता क्या है, तो जीवीए आइए समझ लेते हैं। यहाँ तो जीडीपी और जीएनपी की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है जीवीए। तो GBA provide a rupee value for amount of good and service that has been produced in the country minus the cost of all input and raw material that are directly attributable to that production। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में आपका कुछ रॉ मटेरियल लगता है, उस पर कुछ टैक्सेस लगते हैं, सम टाइम कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। तो इन सब का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन, जैसे कि जीबीए इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स, ये आपका जीबीए कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। जीडीपी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वियतनाम इन्वेस्ट $2 बिलियन इन तमिलनाडु ईवी फैसिलिटी। तो वियतनामी इलेक्ट्रिक जाइंट कंपनी है जिसका नाम है विनफास्ट ऑटो लिमिटेड। तो विनफास्ट ऑटो लिमिटेड तमिलनाडु में इन्वेस्ट करेगा $2 मिलियन और एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार करेगा तमिलनाडु में।
ठीक है, ये फेज्ड मैनर में 5 इयर्स में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहले फेज में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और फिर नेक्स्ट 5 ईयर में ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। जब ये कैपेसिटी मतलब जब ये फैसिलिटी बनके तैयार हो जाएगी तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1,50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल एनुअली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी, जिससे हमारे कंट्री में ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ होगी। चलिए नेक्स्ट है, इन जनवरी 24 विच फूड डिलीवरी कंपनी रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ऑपरेट करने के लिए आरबीआई ने किसे लाइसेंस दिया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जोमेटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जनवरी 2024 विच बैंक हैज रेज 5,000 करोड़ थ्रू द इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो किस बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो 10 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको इशू किया है। 5,000 करोड़ रुपए इसका इशू रेट है। बीओबी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ, गुजरात में मिलेगा। 1908 में फॉर्मेशन हुआ था। एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद है। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए अब एक और रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक रेजिलिएंट अमिड डार्क आउटलुक रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। इसमें आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में किस तरीके से वर्ल्ड की और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करेगी उसको फॉरकास्ट किया है। सो अगर हम वर्ल्ड ग्रोथ देखते हैं तो उन्होंने कहा कि 2023 में हम 2.6% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम फर्दर स्लो डाउन होंगे। 24 में हम 2.4% पे पहुंच जाएंगे एंड 25 में हम 2.7% से ग्रोथ करेंगे पूरे वर्ल्ड में। नाउ बात करते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया में इन्होंने कहा है कि 23-24 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3% है, लेकिन ये इंक्रीज हो जाएगी 25-26 में, विच इज 6.5%। अब देखो एक चार्ट बना लेना, उस चार्ट में आपको ये सारा डेटा लिखना है जो इंपॉर्टेंट रेटिंग आती हैं। अगर आप आरबीआई का पेपर उठाएंगे पिछले साल का तो आपको यहाँ पे रेटिंग से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, इंडिया बीट ताइवान इन MSCI EM इंडेक्स वेटेज टू बी द सेकेंड आफ्टर चाइना। अब ये इंडेक्स क्या है, तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। ये मार्केट मतलब ये इंडेक्स बताता है कि कौन सी इकोनॉमी या कौन सा मार्केट एज अ इमर्जिंग मार्केट है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इमर्जिंग मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है और रैंकिंग रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट 8 ईयर में भारत की रैंकिंग काफी इंप्रूव हुई है, राइजिंग फ्रॉम 7% टू 17.1%। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया 17.1% ग्रोथ पे है, फिर ताइवान 15.8%, चाइना हमसे आगे है 26.6% एज अ इमर्जिंग मार्केट। मतलब इंडिया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाइना में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, तो आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र लीड इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टर बेस, हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर इन द NSE। आशीष कुमार चौहान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उनके द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है हमको, और कहा है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ रहा है महाराष्ट्र में, देन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में टोटल 1.49 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखा गया है, उसके बाद यूपी में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिट $500 मिलियन लोन फॉर गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो गुजरात समिट हुआ था, वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो स्टेट की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि हम $500 मिलियन रुपीस का लोन देंगे। इससे स्टेट डिपार्टमेंट 1200 किलोमीटर की रोड बनाएगा गुजरात स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने एक और बात कही है कि हम आपको ये जो रूरल रोड नेटवर्क है उसके लिए नॉलेज सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आप अच्छी रोड बना सकते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, और सेफर रोड डिजाइन भी आपको हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज ने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया था
जिसको बाद में हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया। इसका फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, हमने इसका आइडिया कंसीव किया था 2012 में ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट इन न्यू दिल्ली। उसके बाद ये जो बैंक एग्जिस्टेंस में आया 2015 में आया। चाइना संघाई में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और नाउ ब्रिक्स में अब आपको 5 नहीं 10 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रीजनल ऑफिस नेशनल डेवलपमेंट बैंक का सेटअप किया गया था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसे तैयार किया गया है विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ $100 बिलियन और इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल है इसमें $50 बिलियन की। क्लियर है। इसके अलावा रिसेंटली आपने देखा होगा कि इजिप्ट, उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई ने भी नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स को नहीं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। सो ब्रिक्स को भी 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसकी एक मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। वो ट्रिक है ICU, मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने जिसने ब्रिक्स को रिसेंटली ज्वाइन किया है। India's employable youth is up from 33.9% in 2014 to 51.3% in 2024। तो यहाँ पर एक डेटा पब्लिश किया गया है कि हमारे देश में जो रोजगार है यूथ में वो इंक्रीज हुआ है। 2014 में 33.9% यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट था, अब 51.3% यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट है इन 2024। इस डेटा को किसने रिलीज किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस डेटा को रिलीज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड तेलंगाना गवर्नमेंट सेटअप कर रही है C4IR इन हैदराबाद। सो व्हाट इज द C4IR, मतलब सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से C4IR लैब को सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पर, तेलंगाना स्टेट में। बेसिकली आने वाले समय में एक तेलंगाना स्टेट को एक हेल्थ क्लब बनाना चाहते हैं, हेल्थ टेक हब बनाना चाहते हैं कि दूसरे देश, इंडिया के लोग तो ठीक है, दूसरी कंट्रीज के लोग भी यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में आए फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। इसलिए यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस को टारगेट करते हुए, स्टेट की पॉपुलेशन और इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हुए हेल्थ केयर सेक्टर और टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए C4IR को बनाया जा रहा है। कहाँ पर, तेलंगाना में। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको हम डिजिटल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है EPFO रिमूव आधार एज अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। यहाँ पे देखिएगा, अभी तक क्या होता था, जो आपका EPFO है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आधार कार्ड को एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अप्रूव किया जाता था, लेकिन EPFO ने इसे अपनी लिस्ट से हटा दिया है। EPFO मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, हमारी पेंशन और PF फंड वगैरह को रेगुलेट करने का काम। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अंडर द आधार एक्ट 2016 आधार कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ना कि प्रूफ ऑफ बर्थ। इसलिए प्रूफ ऑफ बर्थ कैटेगरी से हम आधार कार्ड को हटा देते हैं, ये बात इन्होंने कही है। तो फिर एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ हम कौन से डॉक्यूमेंट EPFO में सबमिट कर सकते हैं, तो उन्होंने एक लिस्ट भी बनाई है। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिन्हें एज अ बर्थ सर्टिफिकेट या एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ कंसिडर किया जाएगा, ना कि आधार कार्ड को। क्लियर है। EPFO कब एक्ट में आया था, तो इट केम इनटू फोर्स बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इन डॉक्यूमेंट को एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड, पैन कार्ड, सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट रिकॉर्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट्स को एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाएगा, ना कि आधार को। International Monetary Fund has increased its GDP growth forecast for India to what percent from 6.3 in the FY24। FY24 के लिए पहले IMF ने कहा था कि भारत की GDP ग्रोथ 6.3% रहेगी, बट इन्होंने इस डेटा को रिवाइज कर लिया और कहा है अब भारत की जो ग्रोथ है वो 6.7% रहेगी। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि IMF के अकॉर्डिंगली 6.7% FY24 के लिए, 6.5% FY25 के लिए, 6.5 ही 6 के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इंडिया रेटिंग है, तो आप इन सारी रिपोर्टिंग को या रेटिंग को एक टेबल बना के पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं UPI के बारे में। ठीक है, तो गूगल और UPI या NPCI के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो गूगल्स एग्रीमेंट विथ NPCI फॉर UPI इंटरनेशनल पेमेंट।
तो यूपीआई को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है कि सभी लोग यूपीआई में पेमेंट करें, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन काफी सारी फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो वो इंडियन यूपीआई से उन कंट्रीज में पेमेंट कर पाए, और अगर कोई विदेशी व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में आता है तो उसको भी करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं, आप यूपीआई डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो गूगल पे एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट हैव एंटर इनटू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ यूपीआई पेमेंट आउटसाइड इंडिया। This initiative aimed to allow Indian traveler to digitally transact internationally while also set up UPI-like system in other country. तो ये इसका मतलब है जिससे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट इजीली हो सके, जो भी हमारे इंडियन पर्सन बाहर विजिट करने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि एनपीसीआई ने एक फ्रांस के लायरा के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था, और रिसेंटली फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत की गई है। फ्रांस के अलावा भूटान, नेपाल, यूएई और कनाडा में भी यूपीआई सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना था। महाराष्ट्र, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र पे 50,000 करोड़ रुपीस ओवर द 10 ईयर्स। तो 10 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप करेगा महाराष्ट्र में। किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा? तो एक डेटा सेंटर तैयार किया जाएगा महाराष्ट्र में, मतलब पुणे या मुंबई, अभी जगह को सिलेक्ट नहीं किया है, प्लेस को सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में 1 गीगावाट का एक डेटा सेंटर को तैयार किया जाएगा। अडानी ग्रुप विल इन्वेस्ट द 50,000 करोड़ रुपीस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर इन द सेटिंग ऑफ 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन महाराष्ट्र। क्लियर? इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी तैयार किए जाएंगे, जो कि ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, जिससे लगभग 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया 22-23, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, यहां पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसका सेक्शन नंबर 36 सब क्लॉज 2, ठीक है, सेक्शन 36 सब क्लॉज 2 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। तो ये रिपोर्ट इसी एक्ट के अंदर पब्लिश की जाती है। दिस रिपोर्ट इज स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 22-23। इसमें सारे बैंकिंग सेक्टर्स, जिसमें आपको हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एज पर द आरबीआई रिपोर्ट, द हेल्थ ऑफ इंडियन बैंक कंटिन्यू टू इम्प्रूव। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हेल्थ जो है इंडियन बैंक की वो लगातार इंप्रूव हो रही है। हमारी बैलेंस शीट भी अच्छी दिखाई दे रही है। क्या बातें इन्होंने कही है? तो आइए कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमारी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट है वो डबल डिजिट में चली गई है, मतलब इंप्रूव हम कर रहे हैं। यहाँ पे 12.2% का ग्रोथ देखा गया है 22-23 में, इन द हाईएस्ट इन 9 ईयर। क्या बोला गया है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एक्सक्लूड द आरआरबी, हमारा जो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हुई है 12.2% इन 22-23, जो कि हाईएस्ट रहा है 9 ईयर्स में। इसके अलावा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो 10 ईयर्स में सबसे कम पहुंचा है, विच इज 3.9%, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, और फर्दर ये ड्रॉप होगा 3.2% तक बाय द सितंबर 2023, फर्दर ये ड्रॉप हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो हमारा CRAR है वो 14.6% से 15.5% हो गया है, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो जितना ज्यादा हाई होता है वो इंडिकेट करता है कि आपके बैंक की हालत बहुत अच्छी है। अब आप यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि FY22 और FY23 में क्या अंतर आया है। ठीक है, किसमें? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। तो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक 14.6% पे थे, अब इंप्रूव होके 15.5% पे, विच इज गुड। प्राइवेट बैंक में पहले 18.8 पे थे, अब ये रिड्यूस हो गए 18.6% पे, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कमी आई है। जबकि फॉरेन बैंक में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, 9.8% FY22 में भी था, 19.8% FY23 में भी आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आरबीआई की रिपोर्ट में बातें कही गई। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई रिलीज द रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 22-23। तो पहला क्वेश्चन तो इसी लाइन में है कि ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, विच इज आरबीआई।
द रिपोर्ट इज स्टैट्यूटरी पब्लिश्ड अंडर द सेक्शन ऑफ ब्लैंक ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो किस सेक्शन के अंदर इसे पब्लिश किया जाता है? तो हमने देखा था सेक्शन 36 सब क्लॉज 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टैटिक क्वेश्चन भी बनाना होगा तो कैसे क्वेश्चन वो निकाल के बनाएगा, इसलिए आरबीआई की रिपोर्ट को थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है फॉर फिनटेक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब यहाँ पे जो फिनटेक कंपनीज हैं, हमारे देश में कई सारी फिनटेक कंपनीज है और उनका मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो इस ग्रोथ को देखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया है आरबीआई ने और कहा है कि जो आपकी फिनटेक कंपनीज है उनको एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहिए। ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका काम होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिनटेक कंपनी के बीच में कम्युनिकेट करें और आरबीआई की गाइडलाइंस को मैंडेट करें, माने, समय समय पे ऑडिटिंग करें फिनटेक का रेगुलेशन का कि किस तरीके से फिनटेक टेक्नोलॉजी या फिनटेक कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, और बेसिकली जो कंप्लायंसेस हैं या ग्रीवेंस हैं उनको ग्रीवेंस को कम कर सके, शिकायतों को कम कर सके। तो यहाँ पर मैंडेट तो नहीं बोला है फिलहाल, लेकिन एक ड्राफ्ट जरूर इशू किया है कि फिनटेक फर्म्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एसआरओ का फॉर्मेशन करना चाहिए, जिससे हम फिनटेक कंपनी के स्टैंडर्ड को और इन्हांस कर सके। ये बात यहाँ पे कही और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। अब ये जो एसआरओ सेटअप किया जाएगा या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाएगा, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो एसआरओ को सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनाया जाएगा। इसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नेटवर्थ होनी चाहिए, प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप अगर एसआरओ अपना कोई ऑफिस ओवरसी ओपन करना चाहता तो उसके लिए पहले आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी, ठीक है। अब इस एसआरओ के मेंबर कौन होंगे? तो कोई भी व्यक्ति वॉलेंट्री फिनटेक सेक्टर को जो रिप्रेजेंट करता है वो इस एसआरओ का मेंबर हो सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी हायरार्की में कोई चेंजेस करते हैं, जो एसआरओ आप अपॉइंट कर रहे हैं उसमें कितने मेंबर्स होंगे, किस तरीके से ऑपरेट होंगे, तो वो सारी चीजें आपको फ्रेमवर्क डिस्कस करना पड़ेगा विद आरबीआई, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट द आरबीआई इन द डेवलपमेंट एंड अपडेटिंग द टेक्सोनॉमी ऑफ फिनटेक फॉर द फिनटेक, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई की सारी इंफॉर्मेशन आपको डील करनी पड़ेगी फिनटेक के साथ, ये बात यहाँ पे कही है। इसके अलावा कहा है कि एसआरओ का काम होगा ऑडिटिंग बुक को मैनेज करना, टाइम टू टाइम इसको चेक करना और अश्योर करना कि आपका जो फिनटेक कंपनी है वो फिट एंड प्रॉपर स्टेटस में है कि नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को फरवरी एंड तक के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है, लोगों से फीडबैक मांगे हैं, उसके बाद फाइनल फ्रेमवर्क आएगा मार्केट में, क्लियर है। अगर हम बात करें तो हमारे देश में कई सारी फिनटेक कंपनीज है जैसे कि ग्रो, पॉलिसी बाजार, एको, ये सभी हमारी कंट्री की फिनटेक कंपनीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पृथ्वी विज्ञान एक स्कीम को अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्लैंक एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम के बारे में मैंने बताया था, रिसर्च वर्क को प्रमोट करती है। इस स्कीम में टोटल कॉस्टिंग या फंड कितना है? तो 4797 करोड़ रुपीस का है और 21-26 के लिए ये स्कीम को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन अ एमओयू फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि रेलवे चाहता है कि उसका नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाए 2030 तक। इसके लिए हमें टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब यूएसए के साथ। यूएसए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव एक्सेस टू अफोर्डेबल, सिक्योर एंड रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी अक्रॉस 6 कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में। ये जो फोरम है इसका मकसद है कि इन 6 कंट्रीज में अफोर्डेबल, सिक्योर, सस्टेनेबल एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इन्हीं का एक फ्लैगशिप स्कीम, बेसिकली ये फ्लैगशिप स्कीम है किसकी? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया की, जिसका टेन्योर है 21 to 26। नेक्स्ट है, आरबीआई प्रपोज टाइटर नॉर्म फॉर द डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी।
अब यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि हमारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं या फिर कमर्शियल प्राइमाइसेस को परचेस करना है या प्लॉट को परचेस करना है बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करने का काम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करती है। तो इनके रेगुलेशन को टाइट करने की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही है, टू इंश्योर दे आर ट्रीटेड एट पर द विथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इनको भी ट्रीट किया जाए, ये बात यहाँ पे कही है। तो क्या बात की गई है, देखिए पहली बात इस सर्कुलेशन में कही है, all deposit taking HFC raised their total liquid asset to 15% of the public deposit from 13% currently by the end of March 2025 in the phased manner। इसका क्या मतलब है, इसमें बेसिकली कहा गया है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है अभी तक ये अपना जो लिक्विड असेट है वो 13% रखती है टोटल डिपॉजिट का। अब आपको टोटल डिपॉजिट का ये जो लिक्विड असेट है मतलब मनी आपको 15% रखनी पड़ेगी इन द फेज्ड मैनर मार्च 2025 तक। पहले आप एक काम कीजिए 14% कीजिए सितंबर 24 तक, फिर मार्च एंड 2025 तक इसको 15% आप कीजिए। टोटल आपके पास जो डिपॉजिट होते हैं उसका पहले आप 30% लिक्विड एसेट रखते हो, अब आपको 15% रखना है मार्च 2025 तक, ये बात कही है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इस ड्राफ्ट को सर्कुलेशन में लाने के लिए स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगे हैं। 29 Feb 2024 तक फीडबैक इनवाइट किए हैं, उसके बाद फाइनल वर्क आएगा। इसके अलावा क्या कहा गया है, इसके अलावा कहा गया है कि सेंट्रल बैंक ने जो पब्लिक डिपॉजिट का सीलिंग अमाउंट है वो पहले 3 टाइम्स था, यहाँ पे सीलिंग ऑन पब्लिक डिपॉजिट हेल्ड बाय द HFC बी रिड्यूस टू 1.5 टाइम्स ऑफ द नेट ओन फंड फ्रॉम द 3 टाइम्स। तो पहले आप 3% सीलिंग अमाउंट रख रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट का, अब आप उसको 1.5 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। कम करने की बात यहाँ पे कही गई है। और आप ये जो डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं आप इसे 1 ईयर से 5 ईयर के बीच में रिफंड करेंगे, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब PFRDA सीक्स ग्रेटर टैक्स एक्सेप्शन ऑन NPS। NPS मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम होता है। अब यहाँ पर हमारा जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो चाहता है कि यूथ का इंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़े और जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा टैक्स में और बचत कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन में चेंजेस किए गए हैं NPS में, नेशनल पेंशन सिस्टम में, टू 12% फ्रॉम 10%। मतलब पहले क्या था कि अगर आप अर्न करते हैं तो आप अपनी पेमेंट का, अपनी सैलरी का 10% तक NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 12%, आप अपनी सैलरी का 12% NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में या सिस्टम में। इसके अलावा एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या QR कोड भी तैयार किया गया है जिससे NPS सब्सक्राइबर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर द डी-रिमिट प्रोसेस। तो डी-रिमिट प्रोसेस एक वर्चुअल अकाउंट है जिसमें आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के जरिए QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली जितना भी आप कंट्रीब्यूट अपने पेंशन प्लान में करते हैं आप कर सकते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, लेकिन आपकी सैलरी का अप टू 12% ही होना चाहिए, पहले जो कि 10% था, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही है। अभी इस ड्राफ्ट को लाने की बात चल रही है, फिलहाल आया नहीं है। तो फिलहाल करंट में क्या कंट्रीब्यूशन रेट है, तो कंट्रीब्यूशन रेट देखिएगा, कोई एम्प्लॉय है तो वो अपनी सैलरी का 10% NPS में अप टू 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है। वैसे ही कोई एम्प्लॉय है वो EPF में 12% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब ये भी 12 हो जाएगा तो दोनों सेम रेट पे आ जाएंगे, अभी नहीं है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपनी सैलरी का 14% टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन कर सकता है। क्लियर? तो ये टैक्स को बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सरकार की कुछ स्कीम्स होती हैं। नेक्स्ट है साउथ कोरियन फर्म जिसका नाम है सिमस्टैक साइन MOU वर्थ ₹1250 करोड़ फॉर क्रिएटिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन गुजरात। रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात समिट में एक साउथ कोरियन फर्म है जिसका नाम है सिमटेक लिमिटेड, उन्होंने कहा है कि हम एक सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करेंगे गुजरात में जिसके लिए हम 1250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमको इन्होंने दी है और ये कौन है? अश्विनी वैष्णव है जो कि हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के,
ठीक है। तो गुजरात में इनको 30 एकड़ का लैंड पार्सल दिया जाएगा, जमीन का टुकड़ा 30 एकड़ का दिया जाएगा, जिसमें ये आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में अपनी वर्किंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और 6 to 7 मंथ में प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। इस प्लांट में क्या किया जाएगा, तो इस प्लांट में सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए सबस्ट्रेट तैयार किए जाएंगे, जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फैब्रिकेट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तैयार की जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा सिम्सटेक हैज बीन ग्रांटेड सब्सिडरी अंडर द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। सिम्सटेक को बेसिकली एक सब्सिडी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हमारी कंट्री में सेमीकंडक्टर कंपनी या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके। ठीक है। और ये पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट भी 2024 से ऑपरेशन में आएगा गुजरात में। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स। इंडिया कट इट्स विंडफॉल टैक्स ऑन द पेट्रोलियम क्रूड। अब यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है वो जनरली ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल पे एक एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज करती है, जिसको हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जब कोई कंपनी, जैसे कि मेरी कोई कंपनी है और कुछ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन बन जाए या किसी ऐसा कुछ क्राइसिस हो जाए या नेचुरल फिनोमिना के जरिए, मतलब मेरे एफर्ट्स को लगाए बिना मुझे एकदम बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, जैसे कि हुआ क्या मैं बताती हूँ। जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण हमारे देश की जो ऑयल कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जब किसी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, उसके बाद भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे केस में उन कंपनीज पे एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, जिसको हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स, जो कि पेट्रोलियम क्रूड पे लग रहा था 2300 रुपीज पर टन, इसको रिड्यूस करके 1700 रुपीज पर टन कर दिया है। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो विंडफॉल टैक्स एक अनएक्सपेक्टेड राइज अगर प्रॉफिट में किसी कंपनी को होता है तो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है। जनरली इसे ऑयल, गैस एंड माइनिंग इंडस्ट्री में लगाया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा फिर गवर्नमेंट को मिलता है, तो गवर्नमेंट उस फंड का इस्तेमाल वेलफेयर स्कीम में या फिर अपने जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कम करने में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है। नेक्स्ट है 2024 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। ये रिपोर्ट क्या दिखाती है? इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपके देश की जो पब्लिक है वो आप अपने गवर्नमेंट पे, अपने मीडिया पे कितना ट्रस्ट करती है। ये रिपोर्ट वो डेटा बताती है। ठीक है। तो रिसेंटली एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के लोगों में जो मीडिया है, मीडिया का ट्रस्ट 4th स्पॉट पे है एंड 5th पोजीशन पे ट्रस्ट करती है गवर्नमेंट पे। मतलब भारत की जो पब्लिक है वो मीडिया पे ट्रस्ट करती है। पूरी कंट्री में 4th नंबर, पूरे वर्ल्ड में हम 4th नंबर पे आते हैं, वहीं गवर्नमेंट पे ट्रस्ट के मामले पे हम 5th नंबर पे आते हैं। तो गवर्नमेंट ट्रस्ट पे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है सऊदी अरेबिया, इंडिया है 5th पोजीशन में। मीडिया ट्रस्ट सबसे ऊपर आता है चाइना और इंडिया की पोजीशन है 4th नंबर पे। एम्प्लॉय ट्रस्ट के मामले में इंडोनेशिया 1st नंबर पे और इंडिया 2nd नंबर पे है। ओवरऑल ट्रस्ट इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल इंडिया 2nd नंबर पर है। ठीक है। और चाइना 1st नंबर पे आपको देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 63% ग्लोबली पब्लिक का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट मिसलीड करती है, मिस इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली प्रोवाइड करती है। ये बात भी कही गई है। क्लियर है। सो ये थे हमारे बैंकिंग अवेयरनेस करेंट अफेयर्स पूरे जनवरी मंथ के। काफी लेंदी सेशन हो गया, मैं भी काफी थक गई इसके बाद। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इन द कोलैबोरेशन विद दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हैज लॉन्च ट्रेनिंग टूल किट टू प्रमोट एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेनिंग टूल किट प्रोवाइड की जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके। सो बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।